प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज की अपनी इस कक्षा में हम फिराक गोरखपुरी की गज़ल से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। इनकी गज़ल की सप्रसंग व्याख्या पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, जो फिराक गोरखपुरी गज़ल नाम से होगी। देखिए, ये जो फिराक गोरखपुरी की गज़ल हैं, आप सभी को पता है कक्षा 12वीं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है, जो कि अभी परीक्षा होगी एनुअल परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे। गज़ल पढ़ चुके हैं आप सभी, अवश्य आपको इन जो प्रश्न दिए यहाँ पे उनके विकल्प का पता होगा। यदि आपको पता है तो आप मेरे बताने से पहले ही सही आंसर का चयन करेंगे। यहाँ पे फिराक गोरखपुरी के जीवन परिचय और उनकी गज़ल से प्रश्न हल करे जा रहे हैं। तो चलिए हल करते हैं, और हल करने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाएं, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और हमारा आपका साथ बना रहे। मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आती रहूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? 4 विकल्प हैं, जल्दी से बता दीजिएगा कि कौन सा विकल्प सही। आपको केवल विकल्प का चयन करना है, क, ख, ग या घ लिखना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए कौन सा है। ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, और सही उत्तर होगा रघुपति सहाय। इनका जो वास्तविक नाम है, मूल नाम है, वो है रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी का जन्म कब हुआ था? 4 विकल्प हैं, इनमें से 28 अगस्त सभी में दे रखा है। सन 1896, 1897, 1898, 1899 हुआ था। कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा। 1896 में, 28 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ था। अगला है, फिराक गोरखपुरी किस पद के लिए चुने गए थे? तहसीलदार बने थे, या फिर डिप्टी कलेक्टर, या पुलिस अधीक्षक, या मुख्य सचिव? किस पद के लिए चुने गए थे? डिप्टी कलेक्टर। क्या थे? डिप्टी कलेक्टर। कब चुने गए थे? फिराक गोरखपुरी किस वर्ष डिप्टी कलेक्टर के पद पर चुने गए थे? कौन से वर्ष में? चारों विकल्प स्क्रीन पे आपके सामने हैं। सन 1916, 1917, 1915, 1921। कौन से वर्ष डिप्टी कलेक्टर के पद पर चुने गए? सन 1917 में। ख विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। फिराक गोरखपुरी ने डिप्टी कलेक्टर के पद से त्याग पत्र दे दिया। क्यों दे दिया? डिप्टी कलेक्टर के पद पर सन 1917 में नियुक्त हुए थे, इस पद से इन्होंने त्याग पत्र दिया। क्या वजह थी? बीमार होने के कारण, या फिर पारिवारिक समस्या के कारण, या फिर स्वराज्य आंदोलन के लिए, या फिर शिक्षक बनने के लिए? कौन सा विकल्प सही होगा? ग विकल्प सही है, स्वराज्य आंदोलन के लिए। देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन चले हुए थे उस समय। फिराक गोरखपुरी जी ने अपने देश के लिए स्वराज्य आंदोलन में भाग लेने के कारण डिप्टी कलेक्टर के पद से त्याग पत्र दे दिया। अगला, फिराक गोरखपुरी ने किस वर्ष डिप्टी कलेक्टर के पद से त्याग पत्र दिया? सन 1917 में नियुक्त हुए थे, और त्याग पत्र कब दे दिया? सन 1918 में। 1 वर्ष पश्चात ही इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। फिराक गोरखपुरी को जेल क्यों जाना पड़ा? अब देखिए, स्वराज्य आंदोलन में भाग लेने के कारण त्याग पत्र दिया है, तो जाहिर सी बात है स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा था। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ग विकल्प ही सही है। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। अगला है, फिराक गोरखपुरी को कितने साल की जेल हुई? जेल जाना पड़ा, कारावास हुआ, जेल हुई, कितने साल की हुई? सोचिएगा और फिर बताइएगा। विकल्प आगे हैं, बगैर विकल्प ही आप बता दीजिए कितने साल की जेल हुई थी। चलिए अब विकल्प भी दिखा देते हैं, आपके सामने है विकल्प। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 3 वर्ष।
1.5 वर्ष की। कितने साल की जेल हुई थी? 1.5 वर्ष की। फिराक गोरखपुरी को जेल कब जाना पड़ा? किस सन में ये जेल गए थे? 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति, 1918 में त्याग पत्र दे दिया, इनको कारावास जाना पड़ा। कब जाना पड़ा? कौन से सन में जाना पड़ा? सन 1920 में जाना पड़ा। ठीक है। अगला, फिराक गोरखपुरी किस विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यक्ष नियुक्त है? अंग्रेजी विभाग में ये अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, लेकिन कौन से विश्वविद्यालय में हुए थे? विश्वविद्यालय दिए हुए हैं मुंबई विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन से में नियुक्त हुए थे अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष? बताइएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। फिराक गोरखपुरी का निधन कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1896 में, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? सन 1983 में। सन 1983 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। फिराक गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? सभी रचनाएं इन्हीं की है। गुले नगमा, बजमे जिंदगी, रंगे शायरी और उर्दू गजल कोई। अब इनकी कौन सी रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कौन सी रचना है? गुले नगमा। गुले नगमा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला था? गुले नगमा। अगला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड के अतिरिक्त फिराक गोरखपुरी को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी मिला था, सोवियत लैंड अवार्ड में मिला था, और कौन सा मिला? कबीर सम्मान पुरस्कार, शिखर सम्मान, या फिर प्रेमचंद पुरस्कार, या ज्ञानपीठ पुरस्कार? इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला है। बजमे जिंदगी की रचयिता का नाम क्या है? बजमे जिंदगी, देखिए पहले ही आ चुका है, तो कौन है? फिराक गोरखपुरी। यहाँ पे आ चुका है ना प्रश्न नंबर 12 में कि कौन कौन सी रचनाएं फिराक गोरखपुरी की, तो बजमे जिंदगी भी है। यहाँ पे बजमे जिंदगी के रचयिता कौन हो जाएंगे? फिराक गोरखपुरी। रंगे शायरी, यहाँ भी क्या हो जाएगा? फिराक गोरखपुरी, क्योंकि ये प्रश्न नंबर 12 में सभी रचनाएं आ चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फिराक गोरखपुरी ने किस भाषा में काव्य रचना की? हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, गुजराती भाषा, बंगला भाषा? देखिए बेटा, सभी को पता है फिराक गोरखपुरी जी उर्दू भाषा के शायर हैं, तो इनकी जो भाषा वो क्या है? उर्दू भाषा है। फिराक गोरखपुरी जी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? अभी बात हो चुकी है हमारी। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, सोवियत लैंड अवार्ड मिला है, भारत रत्न इन्हें नहीं मिला। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? पहला ही विकल्प सही है, भारत रत्न इन्हें नहीं मिला। ज्ञानपीठ मिला है, साहित्य अकादमी मिला है, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला है, तीनों मिले इन्हें। ठीक है, अगला देखते हैं। फिराक गोरखपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 28 अगस्त 1896 में, लेकिन कहाँ हुआ था ये भी बताना है। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, तभी तो गोरखपुरी लगाते हैं ना। फिराक गोरखपुरी रघुपति साय नाम था, और फिराक गोरखपुरी एक गोरखपुर में हुए जन्म हुआ था, इसलिए क्या लगाते हैं? गोरखपुरी। अगला है, गजल कविता के कवि कौन है? गजल कविता जो हम पढ़ रहे हैं, इसके कवि कौन है? अभी तक किसके बारे में जानकारी ग्रहण कर रहे हैं? किसके बारे में जानकारी आपको मिल रही है? फिराक गोरखपुरी के बारे में। तो गजल के रचयिता कौन हुए? फिराक गोरखपुरी। दोनों विकल्प यहाँ पे नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 3 सही है, फिराक गोरखपुरी। अच्छा, गजल कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? अब गजल कविता है तो गजल ही छंद है। कौन सा छंद है? गजल छंद। ठीक है, अगला, गजल किस साहित्य में अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी साहित्य में नहीं है, गुजराती साहित्य में भी नहीं है, उर्दू साहित्य में। गजल किस साहित्य में प्रसिद्ध है? उर्दू साहित्य में। अगला है, नो रस गुचे पंखुड़ियों की नाजुक घिरे खोले हैं। प्रस्तुत पंक्ति में गुचे का क्या अर्थ है? पहली ही गजल है, और इसमें जो गुचे आया है, गुचे शब्द है, उसका अर्थ बताना है हमें।
कि जो नौरस होता है, नया रस, गुच्छे का अर्थ हमें बताना है। पंखुड़ियाँ जो फूल की पत्तियाँ होती है, छोटी छोटी पंखुड़ी होती है, उसके लिए है नाजुक होता है, कोमल। गिरह होता है गांठ और खोले खोलना, कि बसंत ऋतु में जो फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ हैं उन्होंने अपनी गांठें खोल ली, अर्थात फूल बनने की ओर अग्रसर है। ये थी ना इसकी व्याख्या। अब इसमें गुच्छे का अर्थ बताना है, वैसे व्याख्या में मैं बता चुकी हूँ। तो क्या हो जाएगा इसमें, फूलों की कलियां। गुच्छे क्या हो जाएगा, फूलों की कलियां। ठीक है। गिरह का क्या अर्थ है, ये भी अभी मैंने बताया है। गिरह का अर्थ क्या है, गांठें, गांठ, गांठें नर्म, यहाँ पे पहला विकल्प है, गांठ लिखा नहीं है, आगे इधर मिलेगा आपको, तो क्या हो जाएगा, गांठें। गिरह का क्या अर्थ है, गांठें। अगला देखते हैं। इन दोनों प्रश्नों में मैंने आपको समय नहीं दिया, एक प्रश्न में नहीं दिया, बाकी में तो दिया था। अब देखते हैं, यहाँ आपको समय देते हैं, आप बताइएगा इसको। गजल में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है, ये मैंने अभी अभी बताया आपको। वसंत, ग्रीष्म, शरद या फिर वर्षा। जल्दी से बताइए क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। किस ऋतु का वर्णन हुआ है, बसंत ऋतु का। किस ऋतु का वर्णन हुआ है, बसंत ऋतु का। अच्छा, रात्रि के गहन अंधकार में प्रकृति का क्या सोया हुआ है, जन जन, मन मन, तन तन, कण कण। जर्रा जर्रा, जर्रा जर्रा सोया। जर्रा जर्रा का अर्थ क्या होता है, कण कण। रात्रि के गहन अंधकार में प्रकृति का क्या सोया हुआ है, कण कण। यानी कि प्रत्येक वस्तु चाहे छोटी हो बड़ी हो, सब कुछ सोया हुआ है, जर्रा जर्रा सोया हुआ है। ठीक है। और जर्रा जर्रा का अर्थ क्या होता है, कण कण। रात्रि के गहन अंधकार में क्या टिमटिमा रहे हैं, क्या टिमटिमाते हैं, सभी को पता है, तारे, जुगनू, बिजली, दिए। अंधकार में क्या टिमटिमा रहे हैं, किसके टिमटिमाने का जिक्र गजल में हुआ है, तारे। ठीक है। तारे क्या झपकाते हैं, मन तन क्या झपकाते हैं, कौन क्या झपका सकता है, आंखें या फिर चांद। आप भी अपनी आंखें झपकाते हो ना, तो तारों को भी यहाँ आंखें झपकाते हुए बताया गया है, तारों का यहाँ मानवीकरण किया गया है। ठीक है। कौन कवि को बदनाम करना चाहता है, परिवार के लोग, रिश्तेदार, समाज के लोग, देश के लोग। कौन कवि को बदनाम करना चाहता है, गजल हमने पढ़ी है, कौन करना चाहता है उनको बदनाम, समाज के लोग। कौन बदनाम करना चाहता है, समाज के लोग। अच्छा, अगला है, कवि किस कीमत को अदा करने की बात कहते हैं, किसकी कीमत को अदा करने की बात कहते हैं अपनी गजल के माध्यम से, प्रेम की, शिक्षा की, भोजन की, कपड़े की। अपनी प्रेमिका के प्रेम की कीमत को अदा करना चाहते हैं ना वो, तो क्या हो जाएगा विकल्प पहला ही, प्रेम की कीमत। अगला है, कवि किसको संबोधित करता है, माँ को, बहन को, भाई को, प्रियतमा को, किसको संबोधित करता है। तो प्रेमिका के प्रेम की कीमत अदा करना चाहता है, जाहिर सी बात है किसको संबोधित करेगा, प्रियतमा को। ठीक है। किसको संबोधित करता है, प्रियतमा को। कवि किसका सौदा करने के लिए कह रहा है, घर का, खेत का। अगले विकल्प देखते हैं, रिश्तों का या प्रियतमा का। क्या बताओगे, प्रियतमा का। क्या होगा, प्रेम का, प्रियतमा के प्रेम का सौदा करने के लिए वो तैयार है। ठीक है। कवि प्रियतमा की किस भावना का सम्मान करता है, उसकी किस भावना को वो समझता है, उसका सम्मान करता है, पीड़ा का, खुशी का, प्रेम का, आदर्श का। तेरे गम के पासे अदब है, तो गम का अर्थ क्या होता है, पीड़ा। तो पीड़ा का सम्मान करता है, पहला ही विकल्प सही होगा, पीड़ा का सम्मान करता है। कवि को अपने प्रियतमा के साथ साथ किसका ख्याल है, अपनी प्रियतमा का तो ख्याल है, लेकिन उसके साथ और किसका ख्याल है। अगर प्रियतमा का प्रेम के साथ जाएगा, प्रियतमा का साथ देगा, तो उसको किसके विषय में सोचना पड़ता है, जो उसको बदनाम करेंगे, तो क्या होगा, दुनिया का भी ख्याल है। किसका है, दुनिया का। अगला है, किसका तवाजुन कायम है, प्यार का, आदर्शों का, नियमों का, फितरत का।
किसका तवाजुन कायम है? फितरत का। फितरत क्या होता है? स्वभाव, प्रेम और सौंदर्य के जो स्वभाव है उसका जो संतुलन है वो कायम है। ठीक है, यही कहा गया था ना कि जो प्रेम में जितना अपने आप को खोता है उतना ही प्रेम पाता है, प्रेम के लिए जितना समर्पण करता है, प्रेम में जितना डूबता है उसको उतना ही प्रेम मिलता है। तो प्रेम और सौंदर्य का संतुलन कायम है। यहाँ पे तवाजुन का अर्थ होता है संतुलन। ठीक है, आगे हो सकता है प्रश्न आ भी जाए। तो किसका तवाजुन कायम है? फितरत का। अगला है, कवि किसकी चमक की बात कर रहा है? यह एक गजल में कवि ने चमक की बात कही है। किसकी चमक की? मोती की, या फिर शेरों की, या हीरा की, या तारों की? किसकी चमक की बात कही थी? शेरों के चमक की बात। शेर क्या है? जो शायर है फिराक गोरखपुरी, उसके जो पद हैं, चरण है, उनमें जो चमक है, उनमें जो उत्कृष्टता है, उसके चमकने की बात, यानी कि उसकी चमक का अर्थ क्या है यहाँ? उत्कृष्टता, भव्यता। और किसकी? उसके जो गजल है, उनके जो शेर है, उसके चरण है, उनकी। ठीक है, आगे है, शराब की महफिलों में शराबियों को क्या याद आता है? अब कोई शराब पीने जाएगा, शराब की महफिल में जाएगा, तो उसको किसकी याद आएगी? शराब की याद आएगी। तो किसकी याद आएगी? शराब की। अगला है, रात गए फरिश्ते आकाश में संपूर्ण संसार का क्या खोलते हैं? रात को जो फरिश्ते हैं आकाश में सारे संसार के, समस्त संसार के क्या खोलते हैं? पाप का अध्याय, पुण्य का अध्याय, धर्म का अध्याय, या फिर अधर्म का अध्याय, क्या खोलते हैं? पाप का अध्याय। क्या खोलेंगे? पाप का अध्याय। फिराक किस पर सदके जाता है? सदके जाना, सदके का अर्थ क्या होता है? कुर्बान हो जाना। तो किस पर सदके जाता है? गीत की आवाज पे, मन की आवाज पे, प्रेम की आवाज पे, शायरी की आवाज पे। तो किस पे कुर्बान हो जाता है? शायरी की आवाज पे। ये जो इनकी गजल है, अंतिम गजल, वहां से लिया गया है। अगला है, कवि अपनी गजलों को किसके प्रति समर्पित करता है? मिर्जा गालिब उर्दू के शायर हैं, मीर ये भी उर्दू के शायर हैं। तो इन्होंने अपनी गजलों की किसके समान बताया था? मीर शायर के। तो क्या हो जाएगा? मीर की गजलों को के प्रति समर्पित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, फितरत कायम है तवाजुन आलम में हुस्नो इश्क में भी पंक्ति में कौन सी भाषा है? इनकी फिराक गोरखपुरी की भाषा कौन सी है? उर्दू फारसी। कौन सी है? उर्दू फारसी। गजल में किस रस का प्रयोग हुआ है? श्रृंगार, करुण, शांत, वात्सल्य। वात्सल्य, शांत, करुण हो नहीं सकता। किसका प्रयोग हुआ है? श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। तेरे गम का पाशे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, पंक्ति में कौन सी भाषा? यहाँ भी क्या है? उर्दू फारसी भाषा है। ठीक है, संपूर्ण जो गजल है उनमें उर्दू फारसी भाषा है। आगे है, सदके फिराक एजाज सुखन में कैसे उड़ा ली आवाज, पंक्ति में कौन सी भाषा है? यहाँ भी क्या है? उर्दू फारसी है। ठीक है, अगला है, पठित गजल के अनुसार रात के सन्नाटे क्या कह रहे हैं? खामोश है, कुछ बोल रहे हैं, पसरे हैं, जाग रहे हैं। तो सन्नाटे क्या कर रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं। ख विकल्प सही है। पठित गजल के अनुसार रात में कौन बोल रहे हैं? अभी पहला ही पढ़ा है कि क्या बोल रहे? कुछ बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? सन्नाटे। क्या बोल रहे हैं? सन्नाटे। फितरत का कायम है तवाजुन, यहाँ मैंने बताया था ना तवाजुन का अर्थ आ सकता है, तवाजुन का अर्थ भी मैंने बताया था। तो क्या होगा? तवाजुन का अर्थ संतुलित, संतुलन। क्या होगा? संतुलन। किसका संतुलन की बात कही गई है? प्रेम और सौंदर्य के संतुलन की। अगला प्रश्न है, फितरत का कायम है तवाजुन, यहाँ फितरत का अर्थ क्या है? हाँ, ये भी हो चुका है। फितरत का अर्थ क्या है? मैंने बताया था आपको, स्वभाव। और स्वभाव यहाँ पे है नहीं, तो क्या हो जाएगा? आदत। आदत और स्वभाव
लगभग एक ही होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आदत। ठीक है। रात गए गर्दों पे फरिश्ते, यहाँ गर्दू का अर्थ क्या है? गज़ल हमने पढ़ी थी कि आसमान में जो देवदूत हैं, फरिश्ते हैं, वो संसार के लोगों के पाप का अध्याय खोल के बैठे हैं। तो गर्दू का अर्थ क्या हुआ? आकाश। क्या हुआ? आकाश। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए। यहाँ जर्रा जर्रा करते पहले आया था कि कौन सोया हुआ है, कण कण सोया हुआ है, तो मैंने बताया था जर्रा जर्रा सोए हुए हैं। तो क्या था? जर्रा जर्रा करते क्या था? कण कण। क्या है? कण कण। अंतिम प्रश्न है, कवि किस प्रकार अपना दुख कम करता है? अकेले में हंसकर, अपने आप में बातें करके, अकेले में रोकर या कविता रचकर अपने दुख को कम करता है। कैसे करता है वो? चुपके चुपके रोले में। तो चुपके चुपके क्या होगा? अकेले में रोकर अपने गम को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को कवि कम करता है। तो ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। देखो बच्चों, समझ में आए ना आए, हमें तैयार करने हैं, याद करने हैं, और परीक्षा में इनको इन जो प्रश्न कोई आता है तो उसका सही उत्तर देना है, अपनी परीक्षा को सफल बनाना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे, साथ ही अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और ये भी मैं आपके लिए कामना करती हूँ कि आप अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स के साथ अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। एक बार फिर से कहना चाहूँगी, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो।